हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए, मैं हूं समीन पुरोहित, आपका फिज़िक्स टीचर, और यह है आपका खूबसूरत सा चैनल सिद्धबली क्लासेस। इस चैनल में हम लोग फिज़िक्स की स्टडी करते हैं, और अगर आप एस्पिरेंट हैं, नीट के, जेई के और क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में बने रहिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग के डे पे कि आपको ज़ीरो टू हीरो बना करके मैं लेकर के जाऊंगा, और एक दिन हम शून्य से शिखर तक का अपना जो सफ़र है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बस मुझे चाहिए आपका डेडिकेशन। आप रोज़ जब जब वीडियो अपलोड होती है तब तो आपको पढ़ना ही है। अदर देन दैट, जो भी आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सारा पढ़ना है, हर टीचर से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करें फिर आज का। चलिए देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और बहुत अच्छी डिटेलिंग के साथ मैंने आप सभी को समझाया था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। किसी भी सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी जिसको मेज़र कर सके, मेज़र करेंगे तो उसके लिए कोई डिवाइस होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और अगर इंस्ट्रूमेंट है तो मेज़र करके उसका आज जानेंगे कि मेज़रमेंट लेने के बाद उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, है ना। कोई याद आ रहा होगा, मैंने आपको फीलिंग्स का समझाया था कि सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा कितना प्यार करते हो सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स में ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है तो इनके लिए कोई यूनिट बना ही नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करें आगे का। ठीक है, तो देखते हैं तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हो। तो बेटा आज बहुत सुंदर सी चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज यूनिट्स के बारे में, और थोड़ा थोड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी टच करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो पहले देखते हैं कि आपको क्या कुछ कोई जानकारी है यूनिट्स के बारे में। अगर मैं पूछूं कि भाई ये यूनिट क्या होता है तो आपका दिमाग क्या बोलता है? देखो, आराम से पेन कॉपी साइड में रख दो, आराम से सुनना है, फिर सुन करके देखेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई यूनिट क्या होता है। सर यूनिट क्या होता है? सर किस चीज़ का पूछ रहे हो? आप तो पढ़ चुके हैं ना शायद। ठीक है, तो मान लो मैंने कहा कि लेंथ को मीज़र करना है, तो यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, आपने बोला सर लेंथ को मीज़र करना है, ये तो बच्चों का खेल है, हमने तो क्लास 6, 7, 8, 9 तक पढ़ रखा है। इसको सर हम लोग मीज़र करते हैं किस में? सर हम लोग इसे मीज़र करते हैं मीटर में, है ना सर। मीटर में मीज़र कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया। अब मैंने अगर आपसे बोला कि ये जो मीटर है, क्या इसी को 1 मीटर कहते हैं? आपने कहा हाँ सर, मीटर मतलब 1 मीटर ही होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना। तो अब मैंने आपसे बोला कि ज़रा मुझे ये तो बताओ कि ये जिसको आप यूनिट बोल रहे हो, ये जो टर्म आपने कॉइन करा यूनिट, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ऐसा क्या करें कि ये टर्म डिफाइन हो जाए, या ये टर्म कैसे कॉइन हो रखा है? सोचो ज़रा, सोचो सोचो सोचो। आ रहा है कुछ आपके दिमाग में? आ रहा होगा, पक्का पक्का आ रहा होगा। अच्छा एक काम करो, जो भी आ रहा है वीडियो को पॉज करो और ज़रा कमेंट में आप लिख दो। ठीक है, लिख सकते हैं? चलो बढ़िया। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये यूनिट नाम की बला है क्या। और ज़रा देखने की कोशिश करें। सपोज दैट मुझे ये वाली लेंथ को मीज़र करना है, ये वाली जो मैंने लेंथ बनाई, मुझे इस लेंथ को मीज़र करना है। ठीक है, अब मैं इसके लिए क्या करूँ? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? सर ऐसा करते हैं, जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मीज़र करना है, जिस, ध्यान से सुनिएगा, जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मीज़र करना है उसी फिज़िकल क्वांटिटी, यानी फिज़िकल क्वांटिटी क्या है मेरे पास? लेंथ। मैं बात हो रही है यहाँ पे लेंथ की। फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। और इसी को मीज़र करना है ना। ठीक है सर, इसी का एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं, हाँ कर लो। कोई भी एक चीज़ पकड़ो, उसकी लेंथ को आप स्टैंडर्ड मान लो। जैसे मैंने ये मान लिया, देखो सपोज दैट ये है मेरा टूथब्रश है। ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड हो गया है। यहाँ से यहाँ तक को मैं 1 यूनिट नाम दूंगा, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर। ओके, सो मैंने इसको मीज़र करना स्टार्ट किया, 1 मीटर यहाँ तक, और करीब करीब 2 मीटर। ठीक है ना। यहाँ तक एक बार मैंने रेपिटेशन करा तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे कंप्लीट चले गया। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या करा कि जो फिज़िकल क्वांटिटी यानी लेंथ को मीज़र करना था, उस फिज़िकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड लिया, स्टैंडर्ड लेंथ लिया, और उसी से उसका कंपैरिजन करा, और फिर मैंने बोला कि दिस लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड चूजन।
जो स्टैंडर्ड मैंने चूज करा ये उसका 2 टाइम्स आया है ना, ये उसका 2 टाइम्स आया, 1 एंड देन 2। बोलो कुछ बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। अब ये जो टूथब्रश मैंने अपने हाथ में लिया है, इस टूथब्रश की जो लेंथ मैंने ऑप्ट करी, इसको मैंने 1 मीटर माना। कितना माना? सपोज दैट 1 मीटर माना। तो बताओ क्या इसको 2 मीटर नहीं कहूँगा? कहूँगा ना? पक्का? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि टूथपेस्ट की जगह हमने टीपी लिखा था, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ टीपी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी 2TP। खत्म बात। बोलो आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? यस सर। तो यूनिट क्या बना? लेंथ को मीजर करने का एक यूनिट आपने हमने अभी बैठ करके बनाया। अभी समझेंगे कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लो। तो कितना बना सर? टीपी, है ना? क्या बना? टीपी। टूथपेस्ट, थोड़ी देर के लिए कि सॉरी टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश, टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश। बोलो ठीक है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो क्या करेंगे, यूनिट क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मीजर करना हो, उसी का एक स्टैंडर्ड को चूज कर लो और उसी से उस सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते रहो, बस दैट इज यूनिट। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? पक्का? ठीक है, बढ़िया। अब जब तक आप इसको नोट करेंगे, जब अभी नोट नहीं करना, मैं आपको बता देगा बच्चा, आराम से है ना। तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो बहुत खूबसूरत सा सवाल है, आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, है ना, कि हमने एक यूनिट बनाया, कौन सा? टूथब्रश। किसका बनाया? सर लेंथ का बनाया। तो हमारा एक नया यूनिट जो हमने बनाया दैट इज टीबी, टूथब्रश। और किसके लिए है ये? लेंथ के लिए, लेंथ को मीजर करने के लिए आपने बनाया, हमने बनाया। अब सवाल ये है कि सर क्या ये एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है मतलब क्या लोग इसको मानेंगे? क्या आपके मेरे बोलने से काम चल जाएगा? काम चल जाएगा मतलब सब लोग एग्री कर जाएंगे इस पे, सब लोग बोल देंगे, मतलब पूरा इंडिया मानेगा और सारी कंट्रीज मानेगी, है ना? क्या चल सकता है क्या? इसका जवाब सर अच्छा, आप हमसे पूछना चाह रहे हो फीचर्स क्या होने चाहिए? फीचर्स ऑफ यूनिट, कि एक यूनिट के या आइडियल यूनिट के फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हम उसे एक यूनिट बोल सके, हम मान सके कि हाँ जी इसको यूनिट कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। ठीक है, चलिए पहले आप जरा इसके नोट्स बना लीजिए, आइए। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज यूनिट। सो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या था? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू उठाना है, जैसे मैंने टूथब्रश उठाया था, अगेंस्ट विच ऑल मेजरमेंट्स आर कंपेयर्ड, सेम टाइप की, यानी उसी के जैसे जितनी भी लेंथ नापनी है मैं सारी अपनी टूथब्रश के हिसाब से कंपेयर कर लूँगा, 3 TB, 4 TB, 5 TB, 6 TB, इस तरीके से। बोलो बात समझ में आ रही है? कैसे भी बोलो, हाँ या ना? पक्का? यूनिट नहीं आ रही है क्या? फिर से, इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू के नाम पे क्या लिया था? टूथब्रश ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो मीजर हो रही थी दैट वाज लेंथ, हम लेंथ मीजर कर रहे थे, अगेंस्ट विच ऑल मीजरमेंट आर कंपेयर्ड। मैंने कौन सा मीजरमेंट कंपेयर किया था? मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी और उस लाइन का मीजरमेंट आपके सामने कंपेयर करा था। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी ये ऐसी, और इस लाइन का मेजरमेंट आपके सामने कंपेयर किया था, जो आया था 2 टूथब्रश। बस यही तो है। बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आई? पक्का? पक्का? ठीक है, ठीक है। जरा अभी नोट नहीं करेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आराम से आप नोट कीजिएगा। अब जरा बेटा एक बात को समझो, बहुत अच्छी सी बात है, समझने की कोशिश करना है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो ये तो हमने बोल दिया कि इसकी लेंथ कितना है, 2 टूथब्रश, 2 TB, है ना, इसका लेंथ हमने बता दिया। ये 2 क्या है सर? 2 कोई नंबर होगा, 1 टाइम्स, हाफ टाइम्स, 0.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, जैसे इसका लेंथ आया था 2 टूथब्रश, तो 2 कोई नंबर होगा। और ये पीछे क्या लिखा हमने? यूनिट लिखा है, जो हमने खुद कॉइन किया है, जो हमने खुद बनाया। बोलो आई बात समझ में? ठीक, तो ये क्या बता रहा है? इसका साइज बता रहा है।
क्या बता रहा है, इसका साइज बता रहा है कि अब देखो अगर आपको अंदाजा है कि 1 TB 1 टूथब्रश यूनिट कितना होता है, साइज में इतना होता है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने एक बिल्डिंग देखी थी जो लगभग 1000 TB के बराबर था। कितना था उसका मैग्नीट्यूड, 1000 TB। तो आपको मैग्नीट्यूड सुनते ही एक इमेज बनेगा ना माइंड में कि इसके ऊपर 999 ब्रशेस और लगेंगे टूथब्रश, कितना बड़ा साइज निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आई, पक्का? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, मैग्नीट्यूड हमें साइज का अंदाजा देता है, ठीक है ना। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई, मैग्नीट्यूड हमें साइज का अंदाजा देता है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एन यू, एन फॉर व्हाट इज एन हेयर, एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एन इज बोलो साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होगा, यूनिट, जो भी आपने ऑप्ट करा है, जिस भी यूनिट को आप लेकर के चल रहे हैं। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई, पक्का? चलो जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, लेंथ ऑफ दिस पैनल, ये पैनल जिसमें मैं लिख रहा हूं इज सपोज दैट 75 इंच। हाँ इंच भी तो होता है, इंच में भी तो नापते हैं, नहीं नापते हैं, कमर लोग बताते ना 32, 28 इस तरीके से, ठीक है। तो 72 इंच, बोलो ठीक है, ठीक है। दिखा इसमें साइज कैसे बताया सर आपने, अरे ये तो बता रखा है भैया, ये साइज ही तो है, देखो ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, साइज ही तो बताया है, साइज ही तो बताया मैंने आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो साइज ही तो बताया है। ये रही न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रही आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये रही इसकी यूनिट इंच। बोलो ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, पक्का? आ गई ना पक्का? ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, आप बनाओ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बनाओ। हाँ शाबाश, क्या बोला सर, हम कह रहे हैं, हाँ बेटा बोलो, आई एम 6 फीट टॉल। 6 फीट टॉल, नाइस, हैंडसम मुंडा, बहुत बढ़िया। इसमें भी दिखाई दिया, ये हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये हो गई यूनिट, हमने फीट ले लिया यूनिट को। हाँ फीट में भी तो नपती है हाइट, है ना। हाँ ठीक है, बोलो क्या ये बात क्लियर हुई, पक्का? क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा वेरी गुड, जरा इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, और मैं देखूँ कि कैमरा चल भी रहा है या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। चलिए नोट कीजिए। हाँ भाई कैमरा तो चल रहा है, ठीक है, हो गया नोट। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, पक्का? चलिए अब दूसरा डिस्कशन करते हैं जो हमने डिस्कस, मतलब यूनिट तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया ना। यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक चूजन स्टैंडर्ड होता है जिसके अगेंस्ट बाकी सारे मेजरमेंट लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं। क्लियर है? चलो अब सवाल आता है कि सर एक आइडियल यूनिट, जैसे हमने बोला था कि 1 टूथब्रश, अगर हमने एक नया यूनिट बनाया किसी भी चीज़ की हाइट को, लेंथ को मेज़र करने के लिए, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, है ना। मतलब क्या फीचर्स होने चाहिए जो हम यूनिट को आइडियल बोले। आइडियल का मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। आइडियल का मतलब होता है कि जिसमें फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। जैसे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक आइडियल स्टूडेंट बने, हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम एक आइडियल टीचर बने, और इन दोनों से भी सबसे ऊपर बढ़ के जो बात है बेटा वो है कि हम लोग एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बने। अगर हम लोग आइडियल ह्यूमन बीइंग बनेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होते चली जाएंगी। ठीक है, बनना है ना आइडियल ह्यूमन। चलिए तो वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किसी आइडियल यूनिट के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, और आओ यहाँ पर हम मिलकर डिसाइड करते हैं। देखो मेरा पहला सवाल है कि अगर मैंने 1 टूथब्रश को एक लेंथ नापने का एक यूनिट बना दिया तो चलेगा तो तभी यार जब वाइडली एक्सेप्टेड होगा, मतलब जब सारी दुनिया मानेगी इसको, है ना। बोलो हाँ है ना, नहीं। अब मान लो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी हाइट है, मतलब लेंथ ही मेज़र कर रहे हैं ना, बेसिकली हाइट लेंथ ही होती है, 1 डायमेंशन आप मेज़र कर रहे हो। और मैंने किसी को बताया कि यार एक्चुअली उससे पूछा आपकी हाइट कितनी है, और मैंने उसको बोला कि मेरी हाइट है 200 TB। और
वो भिड़ गया, उसने कहा भाई टीबी भी तो क्या होता है, हमको तो समझ में नहीं आता। आप होगा 200 टूथब्रश, हमको नहीं समझ में आता है, तो क्या मेरा यूनिट काम का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। बोलो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बिल्कुल सही आंसर, नहीं रहेगा, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बोलो भाई हाँ या ना, बोलो समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। सो सबसे पहला तो जो फीचर है वो आइडियल उसका यूनिट का ये होना चाहिए कि वो वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ओके। अब सेकंड क्या है? सेकंड है कि सर वो इनवेरिएबल होना चाहिए। सर ये इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैं इसे इरेज कर लूँ, यहीं पे बताता हूँ आपको, है ना। चलो सर, ये इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो पहला फीचर तो हमने समझा वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना, यानी सब जगह लोग इसको एक्सेप्ट करें, है ना। यानी आज के बाद हम अगर किसी को ये बताएं कि हमारी जो हाइट है दैट इज़ 200 टूथब्रश 200 टीबी, तो मुझे भी खुद हंसी आ रही है, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए तो ऐसे एग्जांपल लेने ही पड़ेंगे, है ना। तो लोग उसे वाइडली एक्सेप्ट करें, लोग बोले हाँ भाई ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए ये इनवेरिएंट होनी चाहिए। इनवेरिएंट, सर इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? इनवेरिएंट का मतलब होता है कि इट डज नॉट चेंज विद टाइम और प्लेस, है ना, और टेम्परेचर और अदर कंडीशंस। मतलब ये ऐसा ना हो कि आज हमने एक यूनिट बनाई, सपोज दैट ये रहा, यही था 1 टूथब्रश यूनिट, है ना, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, देखो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड है ना, और इसको किसी ने बेंड करा और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, तो ये तो वेरिएबल हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो यूनिट फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, इसकी कॉपीज़ करवाई और बाद में यही चेंज हो गया, फिर दुनिया के जितने भी इसकी कॉपीज़ बनी थी वो सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी, है ना, या फिर उनमें फिर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? तो इनवेरिएंट होना चाहिए। क्या इतना क्लियर हुआ? पक्का? पहला वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए, दूसरा इनवेरिएबल होना चाहिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए। सर ये क्यों? अरे ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो इजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए। देखो यही तो बेनिफिट्स हैं किसके? ऑनलाइन एजुकेशन के, कि आप, मैंने आज जो पढ़ाया अपलोड कर दिया, आप भूल गए हो, आप रिवाइज करने के लिए उसे वापस देख सकते हो। लेकिन क्या क्लासरूम टीचिंग में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। क्लासरूम टीचिंग में आपके टीचर आए, उन्होंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अब आपको शाम को अगर वापस वो रिकॉल करना है, आप भूल गए हैं या 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि आपने अपने ब्रेन में स्टोर करा, बटन दबाया और वापस चलना स्टार्ट हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, वेरी गुड। तो इजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए, यानी अगर ये जो प्रोटोटाइप हमने तैयार किया था, प्रोटोटाइप अगर ये खराब भी हो जाए तो वापस सेम ऐसा ही बन सके। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट चौथा, इजी टू ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, ज़्यादा बेटर है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब जैसे देखो, ये एक हमने बहुत प्यारा सा सुंदर सा यूनिट बनाया है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर इसी की जगह हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसके वियर टियर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिसको ट्रांसपोर्ट ईजिली नहीं करा जा सकता, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता, है ना। पता चला ले जाते टूट गया, डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे काम चलेगा? बोलो आई बात समझ में? पक्का? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? ठीक है। और लास्ट, इजी टू स्टोर भी होना चाहिए। इजी टू स्टोर भी होना चाहिए कि हम उसको बड़ी आसानी से स्टोर कर सकें। बोलो बात समझ में आ रही है? हम उसको आसानी से स्टोर कर सकें। इस टूथब्रश की जगह देखो, इससे स्टोर करना तो बहुत आसान है, इतना प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई मैंने बहुत सॉफ्ट सी चीज़ ली होती और वो थोड़ा सा भी बेंड हो जाती, तो फिर ये जो इतना जो हम जिसको हमने 1 टूथब्रश यानी लेंथ का यूनिट रखा था, वो ख़राब हो जाता। आप बात समझ रहे हैं ना? तो इजी टू स्टोर भी होना चाहिए। पक्का? क्या इतनी बात समझ में आ गई? नोट्स बनाएंगे? चलो सर नोट्स बनवा दो। अब बनवाता हूँ नोट्स, डोंट वरी। क्या ये विजिबल है बोर्ड पे? फीचर्स ऑफ आइडियल यूनिट, वाइडली एक्सेप्टेड, इनवेरिएबल। मैं चेक कर लेता हूँ, आप तब तक देखते रहिए, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ दिखाई तो दे रहा है, फीचर्स ऑफ आइडियल यूनिट, ठीक है दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। बोलिए ठीक है। पक्का?
नोट हो गया इतना? चलो होप से बच्चों ये नोट कर लिया होगा, सबका नोट हो गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? पक्का? चलिए सर और क्या क्या है? अरे बहुत कुछ है, अभी काहे टेंशन ले रहे हो, बहुत कुछ है यहाँ पे, तो आपको अभी सब दिखाएंगे। देखो सो नोट डाल के लिखेंगे, NOT नोट डाल के। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव मल्टीपल यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको समझाया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने फुट में मेज़र करी थी लेंथ, इंच में मेज़र करी थी लेंथ। आपको ध्यान होगा क्रिकेट का जो पिच होता है उसका लेंथ यार्ड में मेज़र करा जाता है ना। फुटबॉल ग्राउंड का लेंथ मीटर में मेज़र करा जाता है। छोटी मोटी चीज़ों को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, बड़ी डिस्टेंसेस को किलोमीटर में मेज़र करते हैं, एंड सो ऑन। तो क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि किसी भी एक फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके लिए मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मीटर में, फुट में, माइल्स में, यार्ड में और इंच में मेजर करा जाता है, ठीक। ऐसे ही आपने एक एनर्जी का सुना होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर, वहां पे आपने पढ़ा होगा जूल्स में हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, कैलकुलेट करते हैं। कैलोरी भी आपने सुना होगा, है ना। हाई कैलोरीफिक वैल्यू के फूड होते हैं, लो कैलोरीफिक वैल्यू के फूड होते हैं। आपने सुना होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, है ना। तो कुछ नहीं है, हीट एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है कैलोरी, है ना। किलोवाट आवर, ये भी आपने सुना होगा जब आपने बिलिंग वाले क्वेश्चन करे होंगे क्लास 9th में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालते हैं जिसको कि कमर्शियल यूनिट कहते हैं, है ना, कमर्शियल यूनिट। ध्यान आ रहा होगा आपको, इसी को यूनिट कहा जाता है कि बिजली 7.5 रुपीज़ पर यूनिट हो रखा है, ठीक है ना। बोलो याद आ रहा है? अच्छा, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा पार का, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा पार का। पार याद है क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। पार होता है सर वर्क डन स्लैश एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो या कितने टाइम में कितना वर्क डन कर रहे हो, इसी को कहते हैं पार, ठीक है। इसका एसआई यूनिट आपने पढ़ा होगा, वॉट। पढ़ा है? वॉट लगा दूंगा, नहीं वाला वॉट नहीं है, एसआई यूनिट है वॉट। और इसी का एक और होता है जिसे कहते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। रिलेशन अगर आपको याद होगा, 1 वॉट इक्वल्स टू 746 हॉर्स पावर। इसकी कहानी कभी किसी और दिन सुनाएंगे कि ये हॉर्स पावर कैसे यूनिट पड़ा। आगे चैप्टर में जब जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाते जाएंगे। होप सो कि आपको यूनिट क्या होती है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये बात समझ में आ गई होगी कि एक फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती है। डिपेंड करता है आप किस तरह का, जैसे मैं सिंपल सी बात अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि आप दुकान में गए और आपको एक चॉकलेट लेना है 10 रुपये का, तो क्या आप घर से 500 का नोट लेकर के जाएंगे या जो पहले चलते थे 2000 रुपीज़ का नोट वो लेकर के जाना समझदारी का काम है? नहीं सर, ये तो बहुत ही उल्लू वाली हरकत हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ पहले तो 10 ले जाएंगे, नहीं मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ले जाएंगे, 20 ले जाएंगे, इससे 100 तक भी चल सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं ले करके जाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी है कि डिपेंड करता है हम किस तरह का, कितना बड़ा मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट को ऑप्ट कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आई? पक्का? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स है यूनिट के। सिस्टम तो बहुत सारे हैं, हमको कौन कौन से स्टडी करने हैं। तो बेटा सबसे पहला सिस्टम है MKS। कौन सा सिस्टम है सर? ये रहा MKS सिस्टम। क्या है सर इस सिस्टम में? देखो नाम से ही पता चल रहा है, M फॉर मीटर, मीटर लेंथ के लिए यूज करेंगे, K फॉर किलोग्राम, किलोग्राम मास के लिए यूज करेंगे, और S फॉर सेकेंड, सेकेंड टाइम के लिए यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, ठीक है। ये सिस्टम कहाँ यूज होता है? यूरोप में यूज होता है। सेंटीमीटर किसके लिए यूज होगा? ऑब्वियसली लेंथ के लिए। G फॉर ग्राम किसके लिए यूज होगा सर? मैस के मेजरमेंट के लिए। और S फॉर सेकेंड टाइम के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। यूरोप में इसको आज भी यूज करा जाता है। FPS सिस्टम, रेसलिंग तो सभी बच्चों ने देखी होगी, ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, सबके एक फेवरेट रेसलर होते हैं। तो ये सिस्टम है फुट, पाउंड और सेकंड का, यानी यहाँ पे जो लेंथ है वो फुट में मेजर होती है, ब्रिटेन में, है ना।
जो मैस है हमारे यहाँ केजी वेजी में मीज़र होता है, इनके यहाँ पे पाउंड में होता है, इसीलिए आपने देखा होगा रेसलर्स का वेट पाउंड में बताया जाता है और टाइम के लिए सेकंड में। कहाँ पे यूज़ होता है? ब्रिटेन में। देखो ये याद करने वाली चीज़ है क्या? नहीं सर, ये यूरोप में यूज़ होता है, ब्रिटेन में। याद करने वाली चीज़ है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। याद रख पाओ ठीक है, नहीं रख पाओ कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा, एक ऐड चलते हैं कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है, सुना है? कुछ बच्चे कुछ लोग एवरेज कहते हैं कि मेरी बाइक का एवरेज बहुत अच्छा है, कुछ कई जगह आपने सुना हो कि माइलेज कितना देती है। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट टीवी पे चल रहे होते हैं, सुन रखा है माइलेज कितना देती है। तो माइल्स भी एक यूनिट है डिस्टेंस को मीजर करने का। किसको मीजर करने का? डिस्टेंस को मीजर करने का। और ये यूज होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में, जहां से डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? पक्का? पक्का। चलो तो पहले जरा इतना सा नोट कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। 1 2 3 नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब और क्या देखना है? ये तो एक बेसिक सी जानकारी थी कि सिस्टम कौन कौन से होते हैं। और अब सवाल आता है कि सर इनमें से कौन सा सिस्टम है जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है? इनमें से कौन सा सिस्टम है जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है? तो बेटा बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं कि फुल फॉर्म ऑफ एसआई इज, ये आपका होमवर्क है। आपने इस होमवर्क का आंसर कमेंट में देना है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम फिजिक्स में यूनिट्स के सेंस में बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए, तो अब देखते हैं कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है सर? लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है और लुमिनस इंटेंसिटी होता है ना। तो अब समय आ गया है कि हम ये जानें कि इनका एसआई यूनिट क्या होता है। हमको जनरली एसआई यूनिट पे ही ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास लेंथ, जिसका कि सिंबल एल है। इसको एस का एसआई यूनिट मीटर है और यूनिट का सिंबल मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करा जाएगा, ठीक है। क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्या मैं भी दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है। नेक्स्ट है मैस, जिसको कि हम लोग मास भी कहते हैं, सिंबल कैपिटल एम। ई का हुई गवा, कोनो गड़बड़ हो गई देख लगता है। 1 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा, है ना। तो मैस एसआई यूनिट है किलोग्राम और यूनिट का सिंबल होगा केजी, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं है, सब आपने पहले देख रखा है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज़ करेंगे। एसआई यूनिट होगा सेकंड और स्मॉल एस से हम सेकंड को डिनोट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कुछ बुक्स के लिखती हैं और कुछ बुक्स थीटा का यूज़ करती हैं। कुछ बुक्स के लिखती हैं और कुछ बुक्स टेम्परेचर को शो करने के लिए थीटा का यूज़ करती हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को नापने का एसआई यूनिट है केल्विन और कॉमन यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। कॉमन यूनिट कौन सा है? डिग्री सेल्सियस। और एसआई यूनिट है केल्विन और यूनिट का सिंबल हो गया के। आई एम सो सॉरी, ये पता नहीं क्यों एक्सपोर्ट करने लग गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल आई है, स्मॉल आई बनाओ चाहे कैपिटल आई बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआई यूनिट इसका एम्पियर है और सिंबॉलिकली हम यूनिट के सिंबल को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको कि सीडी यानी कैंडेला से डिनोट करा जाता है। कैंडेला इसका एसआई यूनिट है कैपिटल सी, उसके बेस में लिखेंगे स्मॉल डी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये लुमिनस इंटेंसिटी होता क्या है? मेरे को ध्यान है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको ये बता रखा है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, फिर भी समझने की एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। अगर आप नए आए हो तो डोंट वरी, मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा। देखो, लुमिनस मतलब होता है चमक। लुमिनस मतलब होता है चमक और इंटेंसिटी मतलब होता है कितना तेज। तो कोई भी चीज कितना ब्राइट जल रहा है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी का। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब फिजिक्स में यूज होता है। आम बोलचाल की भाषा में तो हम लोग लिक्विड को यानी दूध को भी किलो में ले लेते हैं ना। यहाँ कई जगह लोकेलिटी में लोग लेते हैं कि 2 किलो दूध चाहिए, 3 किलो, जबकि उसको मेजर किस में कर सकते हैं?
बोलो किस में करते हैं, लीटर्स में। आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं 2 बल्ब जला दूं, मान लो मैंने एक बल्ब जलाया और चेक करना है, अब ये कहानी समझते हैं कैंडेला कैसे पड़ा होगा। ये एक बल्ब जलाया और ये ये शाइन कर रहा है। हमने यहाँ पे एक पेपर रखा ब्लैक कलर का, ताकि इसकी रोशनी इधर ना जा सके, उसकी इधर ना आ सके, और बगल में एक कैंडल जलाई, और अभी हमको ये तेज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, हम उस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा सेटअप एक हमने बनाया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक और कैंडल जलाई और हम इस तरफ से देख रहे हैं। अब हमने देखा कि दोनों तरफ की जो लुमेन थी, यानी दोनों तरफ की जो चमक थी वो बराबर हो चुकी है। तो हम क्या बोलेंगे, इस बल्ब का लुमिनस इंटेंसिटी 2 कैंडेला के इक्वल है। ठीक, बोलो बात समझ में आ रही है? इसलिए लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट हमने कैंडेला रखा। ठीक, लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि हम इसको मोल से मेजर करते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट भरा पड़ा है, इसको हम मोल से मेजर करते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, ये चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं इसे, आज मेरी किस्मत खराब है शायद। चलिए, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE मोल, और चल गया, चल गया, चल जा भाई, हाँ अब चलने लग गया। अरे वाह, जैसे मैंने बोला किस्मत खराब है, इसने सुन ली मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज किसी भी मैटर के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है, इसको हम MOL यानी मोल में मेजर करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा 1 मोल ऑफ क्या बोले O2 इक्वल्स टू, बताओ कितना ग्राम होता है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, हाँ सर केमिस्ट्री में पढ़ा तो है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है सर? ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो 2 का कितना होगा 32, और बस इसके पीछे ग्राम लगा दो, तो यही 1 मोल ऑफ O2 का मास हो जाएगा। सही है ना? बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या इससे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अंदाजा आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, कि अगर आप O2 का 32 ग्राम लोगे तो उसका मतलब उसके अंदर 1 मोल ऑफ O2, और 1 मोल का मतलब क्या होता है 6 पॉइंट, ये केमिस्ट्री का है, 022 इंटू या 023, एग्जैक्ट वैल्यू तो बहुत लंबी होती है, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस या O2, है ना। 1 मोल मतलब 6 पॉइंट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O2 है। अगर सिंगल में ऑक्सीजन की बात करता है एटम की, तो एटम लिखता ऑफ O2। तो देखो आ तो रहा है, 1 मोल से हमको अंदाजा आ जा रहा है ना, नहीं आ पा रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पता चल रहा है कि अगर बॉल्स मान लूं मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, सपोज दैट मैं इतनी एक बॉल्स मान लूं, तो कितनी बॉल्स होगी उसके अंदर? इतनी सारी बॉल्स होंगी। समझ पा रहे हैं बात को? पक्का पक्का? क्या इतना क्लियर हुआ? पक्का? चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं जरा चेक करूं मेरा कैमरा धोखा तो नहीं दे गया। नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, जल्दी, शाबाश। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक, ऐसी बातों से क्या घबराना, हमको फिजिक्स पढ़ते हैं जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलो नोट हो गया? पक्का पक्का? चलो सर ये भी सीख लिया। सर क्या क्या सीख लिया सर, एक बार जरा बता दो, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? अरे नहीं रे, मैंने भी 2-3 चीज़ें आपको समझाई है। हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करा यूनिट से, हमने ये समझा कि यूनिट क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, यही तो समझा। ओके, उसके बाद हमने देखा कि किसी एक चीज़ की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। बिल्कुल सर, मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं, ये भी हमने सीख लिया। थर्ड हमने समझा SI यूनिट्स क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो आपके सामने लिखी हुई है। ये सर याद करनी है बेटा, बिल्कुल याद करनी है। अगर फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, और अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो कोई यूनिट भी होगा, और ज़्यादातर सारे खेल SI यूनिट में ही हमको यूज़ करने हैं। ठीक है, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। पक्का? चलो सर अब और भी कुछ है? हाँ बेटा थोड़ा सा और है। क्या है सर? ऐसा है ना, देखो अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल
मैं बोलूँ आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये जो स्टाइलस है, पेन बोल लीजिए आप, इस पेन का लेंथ है, लेंथ ऑफ पेन इज 10 सेंटीमीटर। तो कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा ही लग रहा है सर, क्या दिक्कत है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ दिस स्टाइलस या दिस पेन इज 0.01 मीटर, अब सुनने में कैसा लग रहा है सर? अजीब सा लगा, मतलब ये क्या बात हुई सर, मतलब छोटी सी चीज़ है ना, और आपको सेंटीमीटर में मेजर करनी चाहिए और आप इसका 0.01 पता नहीं क्या क्या मीटर बता रहे हो। आई एम सो सॉरी, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार हमको ज़रूरत पड़ेगी, और फिजिक्स में तो खासकर इस चीज़ के क्वेश्चंस आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे कि आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। सर ये क्या होता है? अरे एक यूनिट में दिया होगा भाई, दूसरे यूनिट में निकालने को बोलेगा, बस बात खत्म। सीजीएस में दे देगा और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कराएगा, बस यही करना है। तैयार हो? यूनिट कन्वर्जन करें? यस सर, चलो फिर आओ देखें। देखिए, सबसे पहले जरा बात को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सपोज दैट मैं कह दूं कि देहरादून टू कोटद्वार, ये वो सिटी है जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, का डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। ठीक है सर, तो क्या करना है? अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इसी को जरा आप मीटर में लिख के दिखाओ, तो मेरे ख्याल से सबको आता है, ये तो बहुत छोटा सा है ना, कन्वर्जन का फैक्टर याद होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 यानी 10⁻³ मीटर, या ऐसा लिख ले 1000 मीटर। ये तो करेगा? हाँ सर ठीक है, तो आओ कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। 125, इसको क्या मैं इंटू 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। देख भाई, तुझे शुरू अजीब लगेगा सर क्या करवा रहे हो, लेकिन मैं वो बेस्ट टेक्निक लेकर के आता हूँ जिससे बहुत ईजी हो जाए चीज़ें ना, कुछ याद वाद ना करना पड़े। वो लिख सकते हैं 125 इंटू 1 किलोमीटर। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इस 1 किलोमीटर की जगह यूज़ कर देना भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोल भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर कर सकते हैं, तो आओ कर लेते हैं। 125 इंटू 1000 मीटर, आंसर आ गया 125,000 मीटर। 1,25,000 मीटर। सर ये तो देखने में बहुत गंदा लग रहा है, इतना लंबा कौन याद करेगा? तो एक काम कर, क्या करें सर, साइंटिफिक नोटेशन में लिख डाल। पहले लिख ले इसे 125 इंटू 10⁻³ मीटर। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है तो लिख दे 1.25 इंटू 10⁻, लेफ्ट एडिशन 1 2 3 10⁻6 मीटर। मुझे पता है मेरे बहुत सारे होनहार बच्चों को अभी ये नहीं समझ में आया हो कि सर ये क्या हो गया, 10⁻³ से 10⁻6 में कैसे चले गए। और अगर आपको ये चीज़ ऑलरेडी आती है तो प्लीज़ कमेंट में नहीं, आप लाइक कर दीजिए बस वीडियो को, मैं समझ जाऊंगा। जितने लोग लाइक करेंगे मुझे समझ में आ जाएगा कि इतना तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को आता ही है ना। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो क्या हम इतनी बात समझ पाए कि यही तो है यूनिट कन्वर्जन, कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये तो तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो। हाँ सर बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बेटा अभी तक क्या था कि हमने छोटी क्लास में सिंगल एक यूनिट के साथ खेला था, यानी किलोमीटर को मीटर में बदला होगा, मीटर को किलोमीटर में बदला होगा, है ना, या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करा होगा, या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करा होगा। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन में एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बनेगा जो कि फंडामेंटल ना हो करके डिराइव्ड होगा, यानी जो और फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता होगा, और हम क्या करने वाले हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, यानी एक साथ 2-3 को। देख मेथड यही है, कुछ अलग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो करें शुरू? करें? रुक जाओ, उससे पहले बात तो सुनो, जिसके लिए एग्जाम्पल उठाया था वो तो देख लो। सर आप क्या बताना चाहते हैं? अच्छा मुझे बताओ, क्या 125 किलोमीटर
1,25,000 मीटर के बराबर होगा। क्या ये इक्वल टू होगा या मुझे यहाँ पे ग्रेटर लेस कुछ यूज़ करना चाहिए? ऐसे होगा? नहीं नहीं सर। या फिर ऐसे होगा? नहीं नहीं सर। बताओ क्या होगा? सेम ही तो होगा। अरे यार सेम ही तो होगा, बोलो नहीं होगा क्या? हाँ सर सेम ही तो होगा, समझ में तो आ रहा है, वही तो चीज़ है यार वो, है ना। या मैं ऐसे लिख दूँ और सिंपल, देख 1 मीटर और मैंने लिखा इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मैंने लिखा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ इस बॉक्स के अंदर आपको साइन भरना है, इसमें क्या साइन आएगा? इक्वल्स टू का आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा? आप बोलोगे सर ये क्या बच्चों वाली बात है? सर इक्वल टू ही तो होगा, हम सबको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सर यहाँ भी यही होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने आपकी बात मान ली, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई आपको आता है। ठीक है पक्का? चलो तो अब जरा ध्यान दो, ये एक सिस्टम में मैंने लिखा है। ये कौन सा सिस्टम था? थोड़ी देर के लिए बोल लेते हैं MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला। और ये कौन सा सिस्टम था? CGS, क्योंकि सेंटीमीटर में मेजर करा है, CGS सिस्टम। बोलो ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिखी N1 जो कि 1 है, इंटू U1 यानी यूनिट, यहाँ मीटर लिए, और यहाँ पे लिखी N2 जो कि 100 है, आपको दिखाई दे रहा है, और U2 कितना है? सेंटीमीटर। तो अगर मैं किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को दो अलग अलग यूनिट्स में लिखूं तो N1 U1 बराबर N2 U2 होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 125 किलोमीटर बराबर 1,25,000 मीटर होना चाहिए। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? तो इस पे तो बनता है एक बढ़िया वाला दिवाली का बॉक्स। आ जाओ भाई, दिवाली का बॉक्स बनाए इसको सुंदर सा, ताकि ये बात हमारे अंतर मन में घर कर जाए, हम इसे कभी ना भूलें। बोलो क्या क्लियर है? पक्का? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अच्छा सर हाँ ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी आगे की कहानी सुनो, जरा ध्यान से बताना। मुझे एक चीज बताओ, U1 क्या है? सर U1 है मीटर, यानी 1 मीटर। U2 क्या है? U2 है सर 1 सेंटीमीटर। ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। अगर U1 समझ में नहीं आ रहा है 1 मीटर कैसे है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसको 1 मीटर की जगह लिख देता हूं 2 मीटर। सुंदर सा हो जाओ, चलो आ जाओ 2 मीटर, और इसको लिख लेता हूं 200 सेंटीमीटर। अब आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब बताओ क्या मैं इस 2 मीटर को 2 इंटू 1 मीटर नहीं लिख सकता हूं? बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इस 200 सेंटीमीटर को 200 इंटू 1 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने लिख ही दिया है। ठीक है ना। तो U1 कितना है? 1 मीटर। U2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब भैया इतना बेसिक सा अंदाजा तो आपको होगा कि विच वन इज ग्रेटर, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। सर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी जब 100 सेंटीमीटर लगाए जाएं तब 1 मीटर बनेगा। सर बात समझ में आ गई। आप ये कहना चाह रहे हो 1 मीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। यस बेटा, दैट मीन्स U1 इज ग्रेटर देन U2। ध्यान से देख ले, पक्का? ठीक है। अब जरा न्यूमेरिकल वैल्यू की बात बताओ, N1 कितना है? सर N1 है 2। देख भाई N1 है 2, और N2 कितना है? N2 है 200। देख भाई N2 है 200, दिखाई दिया? यस सर। अब बता दो दोनों में से कौन बड़ा? सर N2 इज ग्रेटर देन N1। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? अरे अब आया पॉइंट, टेंशन ना ले, पॉइंट तो असली अब आया है। अब जरा ध्यान से देख, अब काम की बात देख, देख 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 देख। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 है, क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को दो अलग अलग यूनिट्स में दिखाया जा रहा है। हाँ सर वो तो बात समझ में आई। तो मैं कह रहा हूं इफ U1 is greater than U2 then N1 is less than N2। चेक कर ले क्या यही चीज है? यहाँ पे ध्यान से चेक कर, देख देख देख। U1 is greater than U2 then N1 is less than N2। अच्छा, इसका मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मैं आपके सामने लिख दूं, हाँ लिख दो सर, और मैं आपसे बोलूं कि इसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करो, जो कि हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। हाँ सर, और आपने कन्वर्जन कर दिया, हाँ सर, तो साइज तो नहीं बदलेगा। अरे साइज थोड़ा ही बदलेगा, साइज तो उतना ही रहेगा ना। देख 200 सेंटीमीटर बोल बेटा या 2 मीटर बोल, बात तो एक ही है। हाँ सर, साइज तो नहीं बदलेगा। तो फिर तो क्या चेंज होगा? अगर मैं यूनिट
बड़ा लूँगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर मैं यूनिट को छोटा रखूँगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देख रहे हो ध्यान से, पहले वाले में U1 बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, दूसरे वाले में सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। अच्छा, इट मीन्स N और U यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। यूनिट को बड़ा रखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू घटती चली जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करोगे यूनिट छोटी होती चली जाएगी। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अभी नोट कुछ नहीं करना है, मैंने अलग से नोट्स में बनाता हूँ आपका, आप टेंशन मत लो। आपकी कॉपी को सुंदर बनाना मेरी जिम्मेवारी है, आपको नोट करना आप कर सकते हैं, है ना, बट ये तो खाली मुझे समझाना था आपको। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? 1 मार्क का क्वेश्चन है, नीट में ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है? बोलो क्लियर बा? पक्का? पक्का? चलो तो जरा इसे नोट कर लो, सुंदर सा आपके लिए लिखा हुआ है, हेडिंग लगाओ, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, N1 equals to N1 U1 equals to N2 U2. Changing unit does not change magnitude of physical quantity and is inversely proportional to 1 upon U. और ये सब मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको बढ़िया से सुंदर से नोट्स बना के नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। चलिए 1 2 3 नोट हो गया? नोट हो गया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। सर इतना ही कराओगे? नहीं यार बेटा, 2-3 न्यूमेरिकल भी लगा लेते, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। कल तुम ही मुझे बोलोगे कि सर क्या कर रहे थे आप, है ना? हाँ हाँ मुझे पता तुमने ही बोलना है, तो मैं इसे इरेज कर दूँ या ना करूँ? जल्दी बोलो। चलो यहीं पे करवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को, ओहो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, फिर देखते हैं। तो आया आपकी स्क्रीन पे एक सुंदर सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अभी देखते हैं क्या बोल क्या रहा है। आपको तो विजिबल हो ही गया होगा बच्चों, है ना, कि नहीं? बात तो ऐसा बताओ, आई होप सो कि आपको विजिबल हो रहा होगा। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपके लिए। और देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, और एक डेंसिटी हमको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक नहीं, ये सीजीएस सिस्टम में दिए, आपको बात समझ में आ रही होगी। सीजीएस सिस्टम में दिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको पूछी जा रही है एमकेएस सिस्टम में, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है। चलो तो पहले लिखे, पहले जरा मैं गिवन उतार लेता हूँ। गिवन है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का सिंबल भी होता है फिजिक्स में, दैट इज रो। फिजिकल डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं ना। W लिख रहा हूं, वाटर की कितनी है, कितनी है, कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा लिख ले यार, क्या प्रॉब्लम है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम वाला बर्तन लोगे तो उसके अंदर जितना भी वाटर आएगा उसका मास होगा 1 ग्राम के इक्वल। बोले बात समझ में आई? अच्छा, आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको तो लाना है एमकेएस में, यानी आपका जो मैस है वो ग्राम ना रह करके केजी में होना चाहिए, और जो लेंथ वाला पार्ट है जिसको आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं वो मीटर क्यूब में आना चाहिए। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? अच्छा आओ करें, चलो। सो सबसे पहले मैं 1 ग्राम को लिखता हूँ। 1 ग्राम को क्या लिखेंगे? सर 1 ग्राम को क्या लिखेंगे? 1 ग्राम सर नहीं पता, आ जाओ। 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड लगा, 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/1000 kg। तो बड़ा बच्चा है यार, इसे और पावर में लिख ले, 10⁻³ kg। देख बड़ा सिंपल है, आता होगा उपसो, मुझे पूरा विश्वास है यार, ये चीज़ तो आपको आती होगी ना। नहीं आती क्या? यूनिटरी सिखाना पड़ेगा। चलो आओ एक बार सिखा ही देता हूँ, आओ एक बार सिखा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाबाश। फ़ायदा क्या है अगर आपको आया नहीं तो मेरे इस वीडियो को बनाने का फ़ायदा क्या? देख 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। बोल ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा सर, और कुछ नहीं, इसका जरा पलटा मार दे, पलटा मार दे, क्योंकि तुझे 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है तो पलट के लिख दे। तो लिख देते हैं यहाँ 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। अब देख सिंपल सा ध्यान रख,
तेरे को चाहिए 1 ग्राम का आंसर, किसका? 1 ग्राम का। तो तू इस 1000 को 1 बनाने के लिए क्या करेगा? सर 1000 से डिवाइड करूंगा। नहीं समझा? नहीं समझा? देख 1000 ग्राम को अगर तुझे 1 ग्राम बनाना है तो तू इसको किससे डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली 1000 से ही डिवाइड करेंगे, तभी तो 1 आएगा। अब सवाल ये है कि सर इस तरफ डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ये है सर इस तरफ डिवाइड होगा या नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा। देख एक छोटी सी बात याद रख जो मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं कि अगर आपको लगेगा आंसर लेस होना चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करने से चीज़ें लेस हो जाती है। अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं आंसर तो मोर होना चाहिए यानी बड़ा होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आप मल्टीप्लाई कर देना। अब बताओ भाई 1000 ग्राम 1 kg के बराबर है, तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम मोर होगा या लेस होगा? पहले वाले से 1000 ग्राम से सर लेस होगा। लेस होगा तो मतलब डिवाइड कर देना, किस नंबर से? उसी नंबर से जिससे इस तरफ कर रहे हो, तो अपॉन में आ जाएगा 1000। बोलो ठीक है, पक्का? अच्छा अब क्या करना है, आपने 9th में मैथ्स पढ़ रखी है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस पावर आपने नोटेशन सीखे हुए, तो ये हो गया 1/10⁻³ kg, और इसी को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 10⁻³ kg। बोल ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि हम 1 ग्राम की जगह लिखेंगे 10⁻³ kg। बोल ठीक है, ओके। अब क्या रह गया सर 1 cm³, इसको भी तो कन्वर्ट करना है 1 m³ में। क्या करो देखो, इसे प्यार से लिख लो 1 cm इंटू 1 cm, स्टार्टिंग में ऐसे करना इंटू 1 cm, 3 बार लिख लो 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm। अब इन सारे सेंटीमीटर्स को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। क्या होता है रिलेशन सर? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। सो 1/100 means 10⁻² मीटर इंटू 1/10⁻² मीटर इंटू 1/10⁻² मीटर। जरा नीचे मिलाएंगे तो कितना होगा? 10⁻² + 2 + 2 is 6, that will be 1/10⁻6 मीटर क्यूब, है ना, और लिखेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, वो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻6 बनेगा। बोलो क्या दोनों फैक्टर समझ में आ गए? पक्का? पक्का? चलो तो अब क्या करना है सर? अब तो बहुत आसान है, देख अब तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल हो रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आजा। सो 1 ग्राम अपॉन 1 cm³ विल बी इक्वल्स टू, 1 ग्राम का कितना निकाला था भाई हमने? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये रहा 10⁻³ kg अपॉन में 1 cm³ है, इसकी जगह रखते 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, छोटी सी मैथ्स है, पावर और एडजस्ट कर लेते हैं। 10 की पावर को ऊपर ले जाओ, 10⁻³ इंटू 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, सेम बेस पे पावर कितनी होने वाली है? ऊपर जाएगी, सॉरी प्लस हो जाएगी, 10⁻+6 कितना हो जाएगा? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, यानी जो 1 मीटर क्यूब वाली टैंक जो होता है उसके अंदर 1000 kg मास वाला वाटर होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आई? अगर आप कोई एक बर्तन लेंगे जिसका लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर होगी, और उसके अंदर अगर हम पानी को डालेंगे नॉर्मल वाटर को, तो उसका मास कितना निकल कर के आएगा? 10⁻³ kg। बोलो क्या बात समझ में आई? पक्का? तो लो साहब हो गया कन्वर्ट। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जब हमने CGS यूनिट में था, हमने MKS में कन्वर्ट करा, तो वो आया 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी हाँ, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका सुंदर सा आंसर। ठीक है, ये रहा भाई आपका सुंदर सा आंसर। ऐसे कर देते हैं मिठाई के डब्बे में पैक। ये रहा देखो, ठीक है। बोलो आया समझ में? पक्का? चलो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो? अच्छा इसको नोट करना आपने, सॉरी मैं इसको छोटा कर दूं क्या? लो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ओहो, थोड़ा और छोटा कर देते हैं।
कोशिश करते हैं सारा इसी पे आ जाए बोर्ड पे। हाँ देखो अब आ रहा है, अब आ रहा है, पक्का आ रहा है सर? हमको क्या पता सर, आप देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। हाँ अब दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ठीक है। कर लेंगे नोट, इसको नोट कर लीजिए। 1 2 3 कर लिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत जुकाम भी लगा हुआ है, तबीयत भी थोड़ी बिगड़ रही है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।